नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी निवेश योजना, यानी पैसे को बचाने और बढ़ाने का तरीका, जिससे जिंदगी में बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर और रिटायरमेंट की जरूरत के वक्त हाथ में भरपूर रकम हो और पैसों की तंगी का कभी भी सामना ना करना पड़े। फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेंगलोर से अब जुड़ चुके हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर लोवाई नवलखी। बहुत बहुत धन्यवाद लोवाई आने के लिए। और सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग का वर्ड यूज करते हैं, बहुत बड़ा लगता है, तो डर भी जाते हैं इससे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। तो अगर आप इसको एक सिंपल टर्म में समझा सके हमारे दर्शकों को कि क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे की जा सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम इस्तेमाल करते हैं, आप सही कहते हैं कि काफी लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास जब भी ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा संपत्ति हो तभी मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इच्छा करते हैं कि आपके पास संपत्ति हो तो तभी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? सिर्फ एक जरिया है आपको अपना फाइनेंसेस के बारे में अपना मार्ग दिखाने के लिए कि यानी आप प्लान कर रहे हैं। जैसे आप सोचिए कि आप छुट्टी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप प्लान करते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से टिकट खरीदूंगा, कौन सी होटल में मेरी बुकिंग होगी और कितने दिन में रहूंगा, ऑफिस से मैं लीव ले लूंगा, वो सब आप प्लान करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग पैसे के बारे में वही सब करता है कि आपको सोचना है कि आपको आपकी फ्यूचर की इच्छा क्या है और कभी चाहिए आपको वो इच्छा, और कितने पैसे चाहिए आपके हिसाब से आज के जरिए में, जिससे आप ये आपकी इच्छा पूरी कर सके। और तभी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बात करके आप अपना रोड या मार्ग निश्चय कर सकते हैं। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत लोवाई इससे होनी चाहिए कि आप सबसे पहले ये निर्भर करें कि मैं जाना कहाँ चाहता हूं जिंदगी में, कि मेरे गोल क्या है, मेरे फाइनेंशियल गोल क्या है, फाइनेंशियल ही नहीं मेरी लाइफ के क्या गोल है, क्या सबसे पहले ये करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑब्वियसली पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पैसा एक जरिया है जिससे आप अपनी जो आशाएं हैं, आपके सपने हैं, वो आप पूरे कर सके। और सपने के बारे में तो सिर्फ पैसे नहीं आपके सपने पूरे करते हैं, लेकिन पैसे आपको वो स्टेबिलिटी देता है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग, बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी लाइफ के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस और सपने हैं, और वो फाइनेंशियल प्लानिंग पैसे के जरिए आपको वहां पहुंचाता है। बहुत से सवाल आए हैं आपके लिए लोवाई। आइए पहला सवाल लेते हैं। ये अभिजीत का है, ये मुंबई से हैं। ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एनपीएस यानी जो नेशनल पेंशन सिस्टम है या स्कीम है, ये कैसा विकल्प है और इसके क्या फायदे हैं? क्या आप एनपीएस रेकमेंड करते हैं लोवाई? जी हाँ, बिल्कुल रेकमेंड करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि एनपीएस एक जरिया है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। यानी अभी आप आमदनी जो आपकी है उसमें से आप थोड़े पैसे अलग से निकाल के अपने फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए रख रहे हैं। और रिटायरमेंट का गोल ये है कि आपको पता नहीं कि रिटायरमेंट होने के बाद आप कितने साल जिएंगे, कितना आपको पैसा लगेगा डे टू डे लिविंग के लिए, मेडिकल औषधियों के लिए, या फिर ट्रैवल के लिए, या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन के गिफ्ट के लिए। तो वो सब के लिए आपको पैसे जमा करने हैं। और एनपीएस एक इंस्ट्रूमेंट है या एक जरिया है आपको ये रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने के लिए। गवर्नमेंट ने जब भी ये एनपीएस इंस्टीट्यूट किया है और थोड़े सारे टैक्स के बेनिफिट भी दिए हैं, जिससे आपको फायदा है। अगर आप एम्प्लॉई है किसी कंपनी में, तो आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसमें से आप 10%, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपकी सैलरी में से 10% बेसिक का अमाउंट डायरेक्टली एनपीएस में जमा हो, तो आपको वो पूरी के पूरी टैक्स ब्रेक मिलती है, वो जो जितने पैसे आप एनपीएस में डालते हैं।
उसके अलावा आप 50,000 तक सेपरेटली वो एनपीएस अकाउंट में अपने पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो एक एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट है, यानी जिससे आपकी इनकम 50,000 से कम हो सकती है, जिसपे आप उस पे टैक्स भी कम भर सकते हैं। तो ये दोनों फायदे हैं आपको एनपीएस से इन्वेस्ट करने के लिए। जी लोवई, अगला सवाल आपके लिए लंदन से आया है। सतीश मित्तल का ये एसएमएस हमें मिला है। इन्होंने एक निजी बैंक के साथ एनआरओ अकाउंट खोला है। इनकी मासिक आय है 4,000 पाउंड और ये भारत में निवेश के विकल्पों के बारे में जानना चाहते हैं। लोवई, तो पहली बात कि अगर आप ओवरसीज है और आप भारत में निवेश करना चाहते हैं, तो आपने एनआरई अकाउंट खोल दिया है, तो आप वहां से आपकी जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहली बात ये आपको जानना जरूरी है कि आपको जो करेंसी का जो रिस्क है वो आपके ऊपर है। और अगर आप ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो पिछले 4-5 साल में एक दफा 80 रुपए एक पाउंड था, फिर 60 और 70 के बीच में हो गया था, फिर 90 हो गया था, और ऊपर नीचे चलते जा रहा है। आजकल 100 रुपए के आसपास है। तो आपको ये तय करना है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसकी जरूरत कब होगी और कहाँ होगी। अगर आपको फिर से लंदन में पैसे वापस लेने हैं तो ये याद रखिए कि उसमें रिस्क है कि करेंसी में अभी आप 100 रुपए में ट्रांसफर करेंगे, और अगर 120 रुपए हर पाउंड हो गया तो आप उस पे आपका लॉस होगा। अगर 80 रुपए पाउंड हो गया तो आपको फायदा होगा। तो वो जान लीजिए एक। अगर आपको फिर भी आप कहते हैं कि अगर 4,000 पाउंड मेरी तनख्वाह है, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 500 पाउंड या 1,000 पाउंड लेना चाहता हूं, बाकी के सब मैं अपने पास लंदन में ही रखूंगा, और ये आप 5, 7, 10 साल तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये ठीक है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जान लीजिएगा कि ये रिस्क है और आप ये रिस्क ले रहे हैं। दूसरी बात, टैक्सेशन के बारे में आप अपने निजी टैक्स एडवाइजर से भी बात कीजिएगा कि अगर आप डोमिसाइल है, रेसिडेंट है यूके में, तो कितने साल से वहां पे है, और उसके हिसाब से शायद आपकी जो इनकम जो इंडिया में भी आप गेन करेंगे उस पर भी शायद टैक्स का असर होगा, और आप ये सोच के फिर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। लोवई, और बहुत से सवाल हैं आपके लिए, लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे इस वक्त धन दौलत पर। वापस लौटेंगे, लोवई नवलखी हमारे साथ होंगे आपके कुछ और सवालों के जवाब दें। धन दौलत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग यानी पोर्टफोलियो बनाने के बारे में। बेंगलोर से लोवई नवलखी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब लेते हैं अगला सवाल। यह एसएमएस आया है रोहित तिवारी का हमें। ये 30 साल के हैं। इनकी तनख्वाह 30,000 रुपए महीने की है। ये हर महीने 10,000 का SIP कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि किस तरह से फंड का चुनाव करना चाहिए। लो भाई, बहुत सीधा सा सवाल है। अच्छी बात है कि 30 साल की उम्र में ऑलरेडी ये सेविंग कर रहे हैं, और सेविंग ही नहीं, उसमें से इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं SIP के जरिए। अगर आप SIP भी थोड़ा समझा दें, हालांकि हम समझाते रहते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इसे समझा पाएँ उतना ही बेहतर है। तो आप SIP भी ज़रा समझा दें, और ये बताइए इनको कि किस तरह से चुनाव करना चाहिए इनको, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स इनको लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, किस तरह की लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप हर महीने आप रेगुलरली थोड़ा सा अमाउंट आपके सेविंग्स में से आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो ये एक प्लान है कि आप 12 महीने, 2 साल, 3 साल तक हर महीने ये फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट करते जाएंगे म्यूचुअल फंड में। अभी आपको ये चूज करना चाहिए। SIP के जरिए क्या फायदा है कि आपकी जो रिस्क है, जो एंट्री लेवल है, जिस समय आप ये निवेश कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में या फिर डेट इन्वेस्टमेंट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में, आपका जो निवेश है वो एवरेज होते जा रहा है। क्योंकि अगर आप मार्केट को देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को, तो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। आपको ये सोच के इन्वेस्ट करना है कि आपकी जो एवरेज या ट्रेंड लाइन है जो इन्वेस्टमेंट की, वो मार्केट की ऊपर नीचे जाती हुई वो ऊपर की तरफ है। तो आपको फायदा होगा अगर आप कम भाव में आप किसी स्टॉक में या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और
थोड़े समय के बाद वो स्टॉक का प्राइस या म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ता है। तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो एवरेजिंग का प्लान है और आपको जो आपकी रिस्क है इन्वेस्टमेंट की वो कम करने की प्लान है। तो ये एक अच्छा जरिया है कि हर महीने अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो थोड़ी बहुत तो आपकी तनख्वाह बचती होगी और वो जो तनख्वाह आपकी जो बचती है उसमें से आप ये निश्चय कर रहे हैं कि ये अमाउंट आप हर महीने डाल सकते हैं। तो पहली बात यह है कि कौन सी स्कीम सिलेक्ट करें। तो पहली बात यह है कि आपको ये निश्चय करना है कि कितने साल तक आप ये जो पैसे हर महीने डाल रहे हैं आपको उसके जरूरत नहीं है, यानी जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो कितना लंबा है। तो अगर आप 3 या 5 साल से ज्यादा तक ये पैसे टच नहीं करना चाहते हैं तो आपको इक्विटी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखनी है और ये बिल्कुल तय करना है कि ये पैसे आप 3 या 5 साल तक और उससे ज्यादा भी टच नहीं करेंगे तो इक्विटी स्कीम में डाल सकते हैं। अगर आपकी ये पहली एक्सपेरिमेंट है या एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तो जो ज्यादा सेफ इक्विटी फंड्स है उसमें आप निवेश कीजिए। जो हम टिपिकली कहते हैं इंडेक्स फंड्स या फिर लार्ज कैप इक्विटी फंड, यानी जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें ही ये म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं और वो सारी स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। तो 10,000 रुपये अगर आप जमा करना चाहते हैं तो शायद 7 या 8,000 रुपये तक लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड में डाल दीजिए और बाकी के 2 या 3,000 क्योंकि आपकी उम्र कम है आप थोड़ा रिस्क लेके मिड कैप फंड में डाल सकते हैं। धन दौलत में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए। आज धन दौलत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं निवेश योजना के बारे में। बेंगलोर से लोवई नवलखी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आइए अब लेते हैं अगला सवाल। पंकज रॉय का सवाल हमें मिला है। ये हर महीने 20,000 रुपए जमा कर सकते हैं और अगले 5 साल तक इनका इरादा इस मासिक निवेश को बनाए रखने का है। जानना चाहते हैं कि किस तरह से निवेश किया जाए जिससे इनको और इनकी पत्नी को टैक्स फ्री पेंशन का फायदा मिल सके। इनकी दिलचस्पी एसआईपी में निवेश करने की है। आप एसआईपी को ऑलरेडी समझा चुके हैं लोवई, और मैं ये समझता हूं कि अगर ये अपने और अपनी पत्नी के रिटायरमेंट के बारे में, पेंशन के बारे में, टैक्स फ्री पेंशन जैसे ये कह रहे हैं, तो हालांकि 5 साल भी एक अच्छा होराइजन है लेकिन शायद इन्हें इसे बढ़ाना चाहिए और सही रास्ते पे लग रहे हैं ये। तो पहली बात कि अगर उसमें से आप पेंशन लेना चाहते हैं तो 5 साल की अच्छी अवधि है इक्विटी में निवेश करने की। लेकिन अगर 5 साल के बाद मुझे रेगुलर इनकम चाहिए तो मुझे ये तय कर लेना है कि 3.5 साल या 4 साल के बाद मैं जो रिस्क ले रहा हूं इक्विटी में वो कम करते जाऊं, नंबर 1। दूसरी बात पेंशन की, मेरे हिसाब से पहली बात तो यानी 2 प्रॉब्लम है। एक तो जो 20,000 रुपया हर महीना है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे। अगर इक्विटी स्कीम में डालेंगे तो मेरे हिसाब से 5 साल तक उन्हें 12% हर पर एनम रिटर्न मिल सकता है। और मैंने ये देखा कि इसमें मुझे पता नहीं कितना अमाउंट का वो विड्रॉल चाहते हैं। मैं ऐसे सोचूं कि अगर उसे उसमें से 10,000 रुपया हर महीना विड्रॉ करना है और रिटायरमेंट के बाद उसे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट 2% ज्यादा रिटर्न मिले तो ये पैसा जो आप वो 20,000 रुपये से इन्वेस्ट कर रहे हैं शायद 14 या 15 साल तक उसे 10,000 रुपया हर महीना इन्फ्लेशन एडजस्टेड मिल सकता है। तो ये सॉर्ट ऑफ थॉट सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए कि कितना पैसा चाहिए, कितने साल तक चाहिए, जिससे मेरी रिटायर्ड जिंदगी आराम से कट सके। बहुत बहुत धन्यवाद लोवई आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी निवेश योजना को लेकर दुविधा में हैं या फिर आपके खर्चों और बचत में तालमेल का अभाव है तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट निवेश के किसी भी विकल्प से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे।